हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग 5 के साथ आए हैं और ऑलरेडी हम लोगों ने 4 सेशंस में रीजनिंग के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को कुछ बेहतरीन मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया है। उसमें बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का यूज मैंने करके क्वेश्चंस को बहुत चुटकियों में सॉल्व किया है। क्वेश्चंस का अप्रोच बहुत सही होना चाहिए बिकॉज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स दिखते हैं बट स्टिल वो कॉम्प्लेक्स होते नहीं हैं। वो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, उनको अगर सही अप्रोच से अगर सॉल्व किया जाए तो वो क्वेश्चंस बहुत इजी सॉल्व होते हैं, है ना। तो इस रीजनिंग सेशन 5 में हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, ए गर्ल सेड he is the son of the daughter of the father of my uncle. How is the boy related to the girl? अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स लगते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि ब्लड रिलेशंस पढ़ के आते हैं बट स्टिल वो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते नहीं है क्योंकि उनके पास वो टेक्निक नहीं है। और वो उसके पीछे का टेक्निक ये है कि आप अगर इसको क्वेश्चन को अगर फॉरवर्ड लिंकेज अगर करोगे, उससे अगर आप रिलेशन को एस्टैब्लिश करना चाहोगे तो वो बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। बट अगर आप इस क्वेश्चन को बैकवर्ड तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप लिंक कर पाओगे तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। जैसे यहां पे एक गर्ल है, वो किसी लड़के को क्या कह रही है कि he is the son of the daughter of the father of my uncle। वो लड़की कह रही है कि मेरे अंकल के फादर, यानी कि इसके जो एक पापा होंगे फादर, अब इसके फादर का जो भाई होंगे वही तो अंकल होंगे। अब इस अंकल के जो पापा होंगे यानी कि इसके जो फादर होंगे यानी कि इसके ग्रैंडफादर होंगे जो कि इनके भी फादर होंगे। अब यहां पे बोल रहा है डॉटर ऑफ द फादर, एक एक करके, डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। सो फादर ऑफ माई अंकल के डॉटर यहीं पे होंगे, यानी कि अंकल की जो बहन होगी वही तो अंकल के फादर की डॉटर होगी, इसकी बुआ। अब बोल रहा है ही इज द सन, यानी कि डॉटर, यानी कि इस गर्ल का ये जो बंदा है, ये जो बॉय है वो क्या होगा? सो ये जो है वो सन ऑफ द डॉटर है। तो इन दोनों सेम जेनरेशन पे लाई करेंगे, तो इसीलिए इसकी या जो सन होगा इसका वो फुआ का लड़का होगा, कजन होगा या फिर ब्रदर होगा, जो भी कह सकते। तो उसके साथ जो रिलेशन है वो होगा ब्रदर। सो द आंसर इज ए। दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहां पे बॉय के बारे में बोल रहा है कि बॉय कैसे रिलेटेड होगा। फाइन। सो ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बहुत इजी है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एम इज मैरिड टू एस। सो यहां पे बोल रहा है कि एम जो है वो मैरिड टू एस, लेकिन यहां पे जेंडर आइडेंटिफाइड नहीं है। सो एम कुड बी मेल, एस कुड बी मेल और फीमेल। पी इज अ ब्रदर ऑफ एच। तो यहां पे पी और एच में कोई हम लोग रिलेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, बट ये दोनों मैरिड कपल हैं, इतना पक्का पता है। और पी जो है वो एच का ब्रदर है। सो पी इज द ब्रदर ऑफ एच, बट एच जो है वो मेल है कि फीमेल है, इसमें हम लोग को कोई अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि क्या है। सो पी इज द ब्रदर ऑफ एच, फाइन। एस इज ए मदर ऑफ एल। अगर एस जो है वो एल की मां है तो ये मेल होगा, ये फीमेल होगा, यानी कि ये एल है। और एल के भी बारे में मुझे कोई ऐसी जानकारी है नहीं कि एल जो है ये मेल है कि फीमेल है। फाइन। हु इज, यानी कि एल के बारे में बोला गया है, हु इज अ ब्रदर ऑफ एच। सो एल हु इज द ब्रदर ऑफ एच, सो एल जो है वो तो मेल है। और यहां पे पी जो था वो पी इज ए ब्रदर ऑफ एच था, यानी कि ये सब भाई हैं। पी और एल ये दोनों आपस में भाई हैं।
हाउ इज एच रिलेटेड टू एम? सो ये एच जो है वो एम से कैसा रिश्ता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एच ये कैसे रिलेटेड है एम से। अब जरा हम लोग ये देखते हैं कि ये तीनों अगर भाई हैं तब तो एच मेल होगा, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के तो ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है मुझे कि एच मेल है कि फीमेल है। बट इतना पक्का है कि एच जो है वो एम का डॉटर होगा या फिर डॉटर होगी या फिर सन होगा। तो यहां पे हम लोग एच के बारे में कोई एक परफेक्ट रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं कि वेदर सी इज मेल और फीमेल। सो दैट्स वाई ये डॉटर भी हो सकती है और ये सन भी हो सकता है। सो देयर कुड बी एनी पॉसिबिलिटीज इन दिस केस। बट अगर ये पूछता कि हाउ एम इज रिलेटेड टू एच, तो हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर पाते कि वो फादर हो। बट यहां पे रिलेशन कैनॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज सन हम लोग कह नहीं सकते, एग्जैक्टली हम लोग सन नहीं कह सकते कि सन होगा, है ना, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। तो यहां पे बच्चे फंस भी सकते हैं कि कैनॉट बी डिटरमाइंड कैसे हो सकता है। मतलब जनरली वो डी ऑप्शंस को नेगेट ही करके चलते हैं बहुत सारे बच्चे। तो ए बी सी ऑप्शन में से अगर वो दिया भी हुआ हो, तो अगर कैनॉट बी डिटरमाइंड अगर दिया हुआ हो रिलेशनशिप के क्वेश्चंस में, अगर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में, तो हम लोग को ये बिल्कुल कॉशियस होके हम लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन ए क्लास, ये क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है ना वो क्या है, ये पूछ रहे हैं। अब यहां पे स्टेटमेंट्स दिया हुआ है कि हम लोग को इजीली आइडेंटिफाई करना है कि क्या 1 और 2 क्या ये दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट हैं इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए, और सिर्फ 1 सफिशिएंट है और 2 सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो यहां पे बोल रहा है देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास। ओके, सो क्या अगर मैं बोलूं कि 20 बॉयज इन ए क्लास है, तो क्या स्टेटमेंट 1 पढ़ के हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा क्लास में? नहीं। सो स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट। सो द स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है? देखते हैं। The ratio of the girls to the number of students in the whole class is 3:7. So girls upon boys plus girls, इन सब क्योंकि ये बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगे इन द क्लास इज इक्वल्स टू 3/7। अब अगर मैं बोलूं कि लेट से गर्ल्स का नंबर को अगर मैं बोलूं कि 3 के एज्यूम कर ले रहा हूं, तो बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हो गए टोटल? 7 के। तो गर्ल्स कितना हो जाएगा? 7 के माइनस 3 के, दैट इज इक्वल्स टू 4 के। यानी कि बॉयज मेरे पास आ गए, गर्ल्स टोटल था 3 के, सो गर्ल्स को मैंने एज्यूम किया, तो बॉयज टोटल आ गए 7 के माइनस 3 के, दैट इज इक्वल्स टू 4 के। यानी कि अगर मेरे पास ये रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस वाले सिर्फ स्टेटमेंट 2 से कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो होगा वो होगा 4 के अपॉन 3 के, दैट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। It means the statement 2 is sufficient to answer this question, but the statement 1 is not. क्या कोई और भी मेथड इसको सॉल्व करने का? हाँ है, देखते हैं। इस वाले को हम लोग थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। बॉयज प्लस गर्ल्स अपॉन गर्ल इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3, इसमें हम लोग 1 माइनस कर देंगे। सो बॉयज प्लस गर्ल्स अपॉन जी माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 7/3। अब ये दोनों तरफ अगर मैं 1 माइनस किया तो यहां पे आ जाएगा बॉयज प्लस गर्ल्स माइनस गर्ल्स अपॉन गर्ल इज इक्वल्स टू 4/3। तो यह आ जाएगा बॉयज अपॉन गर्ल इज इक्वल्स टू 4/3। सो आइदर यू गो विद दिस मेथड एज वेल। सो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो तो आ गया, यानी कि स्टेटमेंट 1 से हम लोग रेशियो को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टेटमेंट 2 को यूज करके हम लोग इजिली रेशियो को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। सो स्टेटमेंट अब पढ़ते हैं। आइदर स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज सफिशिएंट, नो।
स्टेटमेंट 1 इज अलोन इज सफिशिएंट, ये तो आंसर गलत ही है। स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट व्हाइल द 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, यही सही है। Because using a statement 2 we can easily derive that what is the exact ratio of the boys and girls in the class by the given condition. Statement 1 is not telling us anything. Fine. अब ये क्वेश्चन जो है इसको पढ़ते हैं, ये बहुत बेहतरीन ये भी क्वेश्चन है। In a class of 75 students, 40 students participate in cricket. 75 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं क्रिकेट में। सो ये टोटल क्रिकेट खेलते हैं। ये स्नैप वगैरह के लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं, बहुत चुटके में उड़ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। 28 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन हॉकी, ठीक है, कुछ हॉकी में भी पार्टिसिपेट करते हैं। 12 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। सो यहां पे 28 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन हॉकी एंड ये जो है ना ये 12 है। तो मुझे आप ये बताओ कि अगर ये 12 है तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 28। एक्चुअली सेशन 4 में हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसमें 3 वेरिएबल्स के थे वेन डायग्राम्स, उसको हमने बहुत विस्तार में वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक बार जाके आप उसको देखो तो वहां पे समझ आएगा कि हम लोग किस तरह से इजिली डिराइव कर पा रहे हैं इसको। हमेशा फॉर्मूला लगा के रीजनिंग में वेन डायग्राम को सॉल्व नहीं किया जाता। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस बिना फॉर्मूला के भी सॉल्व होते हैं, बशर्ते कि आपको वेन डायग्राम को बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट करने आना चाहिए, डेटा को बहुत अच्छे से सेग्रीगेट करने आना चाहिए और उसको लोकेट करने आना चाहिए। अब यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेयर इज द 19 स्टूडेंट्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द 2 स्पोर्ट्स। ठीक है, 19 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, फाइन, यानी कि टोटल 28 प्लस 16 प्लस 12 इतने लोग तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एटलीस्ट वन ऑफ द गेम। सो 28 प्लस 16 प्लस 12, यानी कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं टोटल तो आ जाएगा 28 प्लस 12 इज 40 प्लस 6, 56 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये 75 लोग हैं। तो 75 में से 56 अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एटलीस्ट वन ऑफ द गेम, तो 19 लोग तो ऑलरेडी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वी कैन इजिली आइडेंटिफाई दिस, है ना। अगर ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ भी नहीं रहता तो भी हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि 19 लोग तो पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। अब यहां पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट ओनली इन हॉकी। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये तो 16 होगा। तो अगर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है लेकिन ये 19 डेटा देके जनरली बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो 19 है ना कहीं यूज तो करना ही है हमको, डेलिबरेटली वो 19 यूज करना चाहेंगे। बल्कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा पजल कर देगा आपको, क्योंकि ये 19 का कोई सिग्निफिकेंस, कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल 19 जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे वो खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन, ये क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का लग रहा है, पढ़ते हैं एक बार। मिस्टर लखन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 13 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। बनाते चल रहे हैं साथ साथ। ये पॉइंट ए है और ये 13 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है नॉर्थ साइड। ही देन टेक्स ए राइट टर्न, मैंने बताया था राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज। He then takes a right turn and drives 7 kilometers. So this is 7 kilometers. ऑलरेडी हमने सेशन 4 में डिस्कस किया है इनको कि कैसे राइट टर्न लेफ्ट टर्न हम लोग कैसे यूज करते हैं। सेशन 1 से लेके 4 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें हम लोग डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं और वहां पे हमने समझाया है कि लेफ्ट टर्न का मतलब क्या है, राइट टर्न का मतलब क्या है और किस तरह से हम लोग इजिली इनको हम लोग डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के क्वेश्चंस को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस। देन ही टेक्स ए राइट टर्न, ड्राइव्स 7 किलोमीटर, टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 12 किलोमीटर। राइट मतलब इधर और यहां पे 12 किलोमीटर, यानी कि ये आया 12 किलोमीटर। ही देन टेक्स ए लेफ्ट टर्न।
अब जरा सोचते हैं, यहां पे राइट टर्न अगर लेता तो इधर आता, अब यहां से लेफ्ट टर्न लेगा ये, तो लेफ्ट टर्न अगर राइट टर्न लेता तो इधर क्लॉकवाइज चलता, लेकिन लेफ्ट टर्न तो इधर चलेगा। देन ही टेक ए लेफ्ट टर्न, ड्राइव्स 18 किलोमीटर, ये है 18 किलोमीटर, फाइन। एंड टर्न्स राइट एंड ड्राइव 17 किलोमीटर, राइट मतलब फिर से इधर से, यहां से जाएगा ये 17 किलोमीटर चलेगा, फाइन। सो 17 किलोमीटर को अगर मैं यहां पे देखूं तो ये हो जाएगा टोटल 17 किलोमीटर। टर्न्स राइट, क्योंकि राइट तो यही है ना क्लॉकवाइज। सो यहां पे अगर मैं देखूं टर्न्स राइट एंड यहां पे 18 किलोमीटर चलने के बाद ये बोल रहा है कि राइट टर्न कर रहा है, ओके फाइन। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा इधर बना लेता हूं, बिकॉज ये ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। सो यहां पे ये था 12 किलोमीटर, लखन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 13 किलोमीटर, सो ये हो जाएगा 13 किलोमीटर। और टुवर्ड्स द नॉर्थ देन ही टेक्स ए राइट टर्न, ड्राइव 7 किलोमीटर, सो राइट टर्न मतलब किधर 7 किलोमीटर, फाइन। And he then takes a right turn and drives 12 kilometers. So this is your 12 kilometers. He then takes a left turn, drives 18 kilometers. तो left turn मतलब इधर 18 kilometer. Turns right and drives 17 kilometers. So right turn मतलब अच्छा, यहाँ पे अगर ये जाता तो left, ये जाता तो right. So 17 kilometer again. He then takes a right turn. Right turn मतलब again इधर. So right turn ये कितना चल रहा है 30 किलोमीटर. So यहां से 18 plus 7 is 25, तो यहां चलेगा 30 किलोमीटर. He takes a final right turn and drives 16 किलोमीटर and stops at point P. अब यहां से ये कहां चल रहा है 16 किलोमीटर. अब जरा ध्यान से देखते हैं, यहां से ऊपर ये गया 16 किलोमीटर, फाइन, और ये इस वाले पॉइंट पे फाइनली स्टॉप्स किया, स्टॉप एट पॉइंट P. इसका पूरा का पूरा इस तरह से डिस्टेंस ये चल रहा है, ओके। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन। तो यहां पे पूछ रहा है डिस्टेंस भी बता दो भाई साहब और तुम डायरेक्शन भी बता दो। क्वेश्चन में दोनों पूछ रहा है। डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट ए अगेन। अब जरा यहां से देखते हैं हम लोग कि इसको यहां से यहां तक आने के लिए ये टोटल डिस्टेंस यही तो कवर करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि यहां से ये क्या है, यहां पे ये 17, यहां पे ये 12, तो ये पूरा का पूरा लेंथ हो गया 1। अब ये पूरा का पूरा है 16, तो 16 प्लस 1 यानी कि ये नीचे अगर आ रहा है तो ये पूरा यहां पे 17 हो गया। ये 16 मतलब 16 यानी कि ये पॉइंट जो है इस पॉइंट के बिल्कुल पैरेलली होगा। देखते हैं हम लोग, ये 1 हो जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगा 16। तो ये अगर 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा, सो ये भी 16 हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट 16 है, ये सॉरी ये लेंथ 16 है। सो अगर ये लेंथ 16 है तो ये P और A ये दोनों एक ही डिस्टेंस पे होंगे, एक ही लेवल पे होंगे, एक ही बिल्कुल सीधा होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। अब देखते हैं कि ये डिस्टेंस है कितना, तो ये तो है 7, ये है 18, सो ये टोटल डिस्टेंस है 25, ये 30 है तो ये 5 होगा, तो ये भी 5 होगा। यानी कि इसको अगर P से लेके A तक पहुंचना है तो ये ईस्ट साइड पर चलेगा। कितना डिस्टेंस चलेगा 5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर अगर वो ईस्टवर्ड चलता है तो वो इजिली A तक पहुंच जाएगा। सो 5 किलोमीटर टू द ईस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। सो यहां से इसको किस डायरेक्शन में ड्राइव करना पड़ेगा कि वो ए तक आ जाए। दिस इज द क्वेश्चन, फाइन। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है,
बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग मिस्टेक करते हैं। अच्छा, अगर मैं ये पूछता कि P का डायरेक्शन बता दो, P का मतलब P जो है A से किस डायरेक्शन में है, यानी कि इसका पोजीशन जो है P का वो क्या है। सो P का पोजीशन वेस्ट है, कितना, 5 किलोमीटर। ओके फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अच्छा, ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि C इज इन द मिडवे डिस्टेंस बिटवीन A एंड D। फाइन। अब बोल रहा है कि C जो है वो A और D के बीच में है, ठीक, स्टेटमेंट 1। और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि B इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ E। तो B इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ E मतलब कि यहां पे ACD के बीच में ये बोला है, और ये सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि B इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ E। सो B जो है वो यहां है और E यहां है, और ये 3 किलोमीटर है। तो मैं अगर इन दोनों को लिंक भी करूं ना, तो भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, बिकॉज ये डिस्टेंस बोल रहा है ए और बी के बीच में क्या होना चाहिए। तो ए और बी के बीच में मुझे ये पता चलना चाहिए, बिकॉज ये दोनों डिस्टेंस तो सेम है। तो या तो मुझे ए और डी के बीच का डिस्टेंस दे दे, तो मैं इजिली आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ए और सी के बीच का डिस्टेंस क्या है, और सी और बी के बीच का डिस्टेंस दे दे, तो भी हम लोग बता सकते हैं कि क्या होगा। सो नाइदर 1 एंड नॉट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस माइट बी बट बिट चेंजेस, और इसमें ये स्नैप वगैरह में पूछा जा सकता है ये सब क्वेश्चंस, एनमेट इनमेट में आते हैं ये सब क्वेश्चंस, बिकॉज इजी ब्रीजी क्वेश्चंस है ये, है ना, खटखट बनेंगे। अब ये क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के हैं, बिकॉज पूछते हैं ये ऐसे। श्वेता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर ऑफिस एंड वॉक्स 150 मीटर टुवर्ड्स द साउथ। सो ये ऑफिस है श्वेता का, और 150 किलोमीटर टुवर्ड्स। देन सी टर्न्स राइट। राइट मतलब ये अगर चलेगी तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। सो राइट मतलब इधर टर्न करना पड़ेगा, तभी तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 80 मीटर। एंड देन सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर। अब यहां से अगर ये राइट चली तो ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 60 मीटर लेफ्ट। She finally turns left and walk 280 meter to reach a bank. अब लेफ्ट जरा समझना, राइट अगर मुड़ी तो ये इस तरह से क्लॉकवाइज, सो लेफ्ट कितना 280 मीटर, सो हो जाएगा 280 मीटर टू रीच अ बैंक। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर ऑफिस एंड द बैंक, ये पूछ रहे हैं। क्या करोगे इसमें, इजी ब्रीजी क्वेश्चन है ये। 150 और ये 280 है, सो 150 ये तो 150 है ना। अब यहां से ये पूछ रहा है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो कैसे करेंगे, 150 स्क्वायर। सो यहां पे ये बोल रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो 150 प्लस 60, तो ये टोटल का टोटल ये जो लेंथ होगा, यानी कि हम लोग अगर ये बोले कि ये मुझे पता है, तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला लेंथ मुझे पता है, दैट इज 60। सो ये पूरा का पूरा लेंथ मुझे पता है, कितना हो जाएगा 210, और ये वाला मुझे पता है कितना हो जाएगा 200, और इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। सो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम 210 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 441 प्लस 100,
इंटू 10, बिकॉज 100 ऊपर आएगा तो 10 स्क्वायर, यहाँ पे 10 स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो हो जाएगा 841 स्क्वायर रूट इंटू 10। सो हो जाएगा 841 जो होता है वो होता है 29 का स्क्वायर। सो आंसर इज 290 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बट ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट आते हैं ये सब, है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। PQRSTU and V are 7 friends having different heights. R is taller than 4 persons. अच्छा, अब इसको अगर मैं अरेंज करूं असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 ये है, और बोल रहा है कि R is taller than 4 person। तो टॉलर देन 4% यानी कि R जो है वो कहां पे आना चाहिए? R जो है वो यहां पे आना चाहिए, बिकॉज R इन चारों लोगों से बड़ा है। बट शॉर्टर देन P, R इज टॉलर देन 4%। ओके फाइन। Q इज टॉलर देन R, सो Q जो है वो R से तो बड़ा है, टॉलर है, बट शॉर्टर देन P। सो Q जो है वो R से तो लंबा है, टॉलर है, बट P से शॉर्ट है। सो P से अगर वो शॉर्ट है तो यहां पे Q इज टॉलर देन R बट शॉर्टर देन P। तो अगर मैं इस ऑर्डर में अरेंज करूं तो P तो सबसे टॉलेस्ट पर्सन हो गया और यहां पे Q आ गया। फाइन, क्योंकि अब Q और P के लिए यही दो प्लेस खाली हैं और Q और प्लेस तो है, Q और P तो इसी तरीके से अरेंज है। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज बोला है, U T इज टॉलर देन T इज टॉलर देन U। सो T जो है वो U से तो टॉलर है बट शॉर्टर देन S। सो S से वो शॉर्टर है। सो यहां पे अगर मैं बोलूं कि इसको अगर मैं अरेंज करूं तो यहां पे 4 प्लेसेस हैं, बट यहां पे बोल रहा है U इज नॉट द शॉर्टेस्ट। सो अगर U शॉर्टेस्ट नहीं है तो U यहां आ सकता है, क्योंकि U T S के लिए तो यही पोजीशंस खाली है ना, तो यहां पे V आएगा बचा हुआ। सो हाउ मेनी पीपल आर शॉर्टर देन T? सो शॉर्टर देन T अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो यही तो दोनों हैं जो कि शॉर्टर देन T होंगे। सो आंसर इज 2। तो ये क्वेश्चन जनरली थोड़े से बिट पजल है, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर कॉमन सेंस भी अगर हम लोग यूज करें ना तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। कैलाश रिमेंबर्स दैट हिज ब्रदर दीपक्स बर्थडे फॉल्स आफ्टर 20th May। अच्छा, जो कैलाश है इसको क्या याद है कि 20th May से ऐसा कोई डेट होगा जो कि 28th के पहले होगा। वो मतलब 20th May के बाद है उसका बर्थडे और 20th May के पहले है। While Geeta remembers the Deepak's birthday falls before 22nd of May। तो जो गीता कह रही है कि 22nd of May से इसका पहले डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अच्छा, बट आफ्टर 12th of May। और अगर मैं बोलूं कि दोनों लोग सही हैं तो दीपक, अगर मैं इन दोनों को बहुत अच्छे से अगर मैं एनालाइज करूं तो दीपक का जो बर्थडे है वो 20 से 22 के बीच में ही होगा ना, बिकॉज ये तो इसको याद है कि 20 मई के बाद है और इसको याद है कि 22nd May से पहले है, यानी कि उसका बर्थडे 21st of May को है। खत्म। ये क्वेश्चन बहुत लल्लू सा है। ये 21st of May को उसका बर्थडे है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन है बहुत लल्लू सा दिख रहा है, बट मैं इजिली हम लोग ये इस क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो सकते हैं कि आखिर इसको अप्रोच कैसे किया जाए। केसेस बनाने लगोगे आप लोग कि नहीं ये है ये है ये है, बट अगर मैं दोनों को कंबाइंडली देखूं तो वी कैन इजिली डेराइव एट द कंक्लूजन दैट द ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसका जो बर्थडे है दैट फॉल्स ऑन
21st of May. Let's move to the next question. ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो सीरीज के क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने सेशन 4 में 3 में डिस्कस किया है कि सीरीज के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले हम लोग डिफरेंस मेथड चेक कर लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बहुत इजीली। देखते हैं क्या इसमें डिफरेंस मेथड वर्क कर रहा है क्या। 18, 20, 64, 326 और यहां पे क्या होगा देखते हैं एक बार। मैं अगर यहां पे अगर बोलूं इसको, तो यहां पे डिफरेंस है 8 का, यहां पे डिफरेंस है 44 का, और यहां पे डिफरेंस बहुत बड़ा है, 262 का है। बट ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा नहीं। यहां पे डिफरेंस के बारे में हम लोग ये इजीली कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि डिफरेंस जो है वो किस तरीके से मिल रहा है मुझे। डिफरेंस के बीच में हम लोग इजीली इंटरलिंकेज नहीं बैठा पा रहे हैं कि डिफरेंस आखिर किस पैटर्न पे गवर्न हो रहा है, तो डिफरेंस वाला मेथड हम लोग यूज नहीं करेंगे। सेकंड क्या था, सेकंड मेथड ये था कि हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर्स को देखते थे कि वो जो सीरीज के नंबर्स हैं वो किस पैटर्न से चल रहे हैं। जैसे अगर मुझे 18 से 20 पहुंचना है तो मैं क्या कर सकता हूं मैक्सिमम, मैं 18 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं और इसको मैं 2 ऐड कर सकता हूं, तब मैं 20 पहुंचूंगा। ये तो मैं सोच ही सकता हूं ना, बिकॉज हमने इतने सारे सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स एंड ट्रिक्स से, तो एटलीस्ट हम लोगों ने इतना तो सीख लिया होगा कि एटलीस्ट इन सारे सीरीज के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से अप्रोच करें। एक मेथड फेल हुआ, दूसरे मेथड हमारे पास है। अब ये 20 और 64 का रिलेशंस देखेंगे कि 20 किस तरीके से 64। तो अगर मैं 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें मैं 4 ऐड कर दूं तो ये 64 आ सकता है, क्योंकि 20 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 के बाद 2 तो मुझे बहुत ज्यादा बड़ा नंबर ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मैं एक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि 1 से 2 अगर मैं जाऊं यानी कि 1 ऑड है, फिर नेक्स्ट ऑड जो है वो 3 है, यहां पे इवन है और नेक्स्ट इवन जो है वो 4 है। क्या 64 से 64 को क्या इसी तरीके से 326 तक पहुंचा जा सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 320 प्लस 6 यानी कि 326। हाँ, पहुंचा जा सकता है। यानी कि ये जो सीरीज है ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। अब जो नेक्स्ट मेरा जो आएगा नंबर वो आएगा 326 इंटू 7 प्लस 8। अब देखते हैं 7 इंटू 6 इज 42 कैरी 4, 7 इंटू 2 इज 14 प्लस 4 इज 18 कैरी 1, 7 इंटू 3 21 प्लस 1 22 प्लस 8, यानी कि इसका आंसर आएगा 2290। दैट इज माय नेक्स्ट सीरीज। तो अगर मेरे पास मेथड 1 फेल हुआ 2 अप्रोच करेंगे, ये भी फेल होता फिर से 3 अप्रोच करते, कुछ देखते कि डिफरेंस का कुछ पैटर्न बन रहा है या नहीं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज, फिर से यहां पे बोला है, ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है इसमें, तो हम लोग पहले पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं कैसे लिखा हुआ है। 2, 8, 26, 62, 122, 212 और यहां पे क्या होगा। अब पहला मेथड मेरा डिफरेंस 6, 18, यहां पे आ रहा है 36 और यहां पे आ रहा है 60 और यहां पे आ रहा है 90 और यहां पे कुछ और होगा, लेट से यहां पे कुछ एक्स मान लेता हूं मैं, यहां पे कुछ डिफरेंस आ सकता है। अब यहां पे ये जो कुछ 6, 18, 36, अब जरा इनके बीच का भी डिफरेंस देखें, ये आ रहा है 12, ये आ रहा है 18, ये आ रहा है 24 और ये आ रहा है 30, यानी कि इसके डिफरेंस एपी में है। तो इतना तो पक्का होगा कि जो अगला डिफरेंस होगा वो तो 36 होना है। तो 36 वो डिफरेंस कैसे आएगा, जब 90 प्लस 36 यहां पे 126 होगा, यानी कि 126 होगा तभी तो ये 36 आएगा। और इन दोनों का डिफरेंस 126 कैसे आ सकता है, जब इनको मैं ऐड करूं। सो जो नेक्स्ट टर्म होगा
वो ये होगा 338। सो द आंसर इज 338। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं सीरीज के। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत करवाए हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो क्लॉक का है। यहां पे सबसे बड़ी बात होती है कि रिफ्लेक्स एंगल को जानना। तो बच्चे अधिकांशतः इन सारे क्वेश्चंस में गड़बड़ करते हैं ये फॉर्मूला जानते हुए भी कि क्लॉक्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, दो हैंड्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। जैसे मिनट हैंड और आवर हैंड अगर कोई भी टाइम दिया हुआ है तो बच्चे ये जानते हैं कि उन दोनों हैंड्स के बीच का एंगल, मेरे पास एक फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2m। लेकिन रिफ्लेक्स एंगल का मतलब यह है कि वो वाला एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़ा हो। तो अगर थीटा का यूज करके मेरे पास एंगल अगर आया लेस देन 180 डिग्री तो मैं उसको 360 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो भी यहां पे एंगल आया थीटा। अब इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देखते हैं। मेरे पास सपोज ये क्लॉक है और क्लॉक में अभी 10:25 हो रहा है। सो लेट्स से यहां पे ये है 10, ये है 11 और ये है 9 और ये है 12, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। तो 10:25 होने का मतलब कि आर हैंड यहां पे है और जो मेरा मिनट हैंड है वो कहीं 25 पे होगा। हालांकि ये दोनों स्ट्रेट नहीं है बट स्टिल। तो स्ट्रेट अगर होते तो रिफ्लेक्स एंगल पूछता ही नहीं, लेकिन इन दोनों का एंगल, लेट से ये वाला एंगल मैंने कैलकुलेट किया और ये आया लेस देन 180, तो ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा, ये होगा रिफ्लेक्स एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। दैट इज योर रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल जरा देखते हैं इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। फाइन, तो इसको मिटाते हैं। पहले हम लोग ये समझें कि थीटा को हम लोग यूज करें जरा। थीटा इज इक्वल्स टू 30 इंटू एच क्या है 10 माइनस 11/2 इंटू 25। तो ये आ जाएगा 300 माइनस ये लगभग 25 इंटू 11 कितना हो जाएगा अप्रॉक्स 25 275 डिवाइड बाई 2। इसको अगर मैं 275 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो आ जाएगा 300 माइनस 13। 2 से अगर मैं 275 को अगर मैं डिवाइड करूं तो आ जाएगा 137.5। तो ये एंगल आया कितना रहा है, ये एंगल आ जाएगा 300 माइनस 138 अगर मैं करूं तो ये 162 आएगा। सो ये आ जाएगा 162.5, दैट इज 162.5। लेकिन ये वाला एंगल जो है वो 180 डिग्री से छोटा है ना, सो ये मेरा आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर होगा 360 डिग्री माइनस 162 डिग्री 0.5, दैट इज 197.5 डिग्री। ये मेरे पास आंसर है। सो द आंसर इज दिस। रिफ्लेक्स एंगल अगर पूछता है तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे वो एंगल लेना है जो कि 180 डिग्री से बड़ी हो, छोटी नहीं हो। So bye bye for today's class. Let's meet in the next class. Thank you for today.